हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक चाकर एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। हम बात करने जा रहे हैं एक एग्जामिनेशन के बारे में जिसका नाम है SPI, जिसकी फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म है सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट। तो जो ये सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है, हम सभी जानते हैं कि क्लास 11th में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, जहाँ आपको ट्रेनिंग मिलती है टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। और जब मैं कहता हूँ आर्म्ड फोर्सेस, इसका मतलब है आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स प्लस अदर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशंस। तो अगर सर्विस प्रिपरेटरी एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा और मैं आपको बताऊं, तो ये हमारे पास दो इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में। एक हमारे पास बॉयज़ के लिए है जो कि आपको मिलेगा औरंगाबाद, और एक इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा गर्ल्स के लिए जो कि है नासिक में, जहां से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। तो फिलहाल हमारा फोकस है इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर पाना, और इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसीजर्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। तो जब भी हम SPI एग्जामिनेशन के लेके बात करते हैं, तो SPI एग्जामिनेशन, इसका जो फेज़ है वो अलग अलग फेजेस है। जैसे कि सबसे पहला फेज़ हमारे पास है वो है रिटन। ठीक है, रिटन फेज। तो सबसे पहले इसका रिटन फेज के बारे में बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं रिटन फेज के बारे में, तो यहाँ हमारे पास एक सिंगल पेपर आता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन पेपर में जो ये 150 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आधे यानी कि 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स से, और जो बाकी रिमेनिंग के 75 क्वेश्चंस हैं ये आपके होंगे GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जो ये जनरल एबिलिटी टेस्ट है, अगर इसको मैं और क्लासिफाई कर दूं, तो इसमें आपको मिलेंगे सबसे पहला इंग्लिश, जिसके करीब 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश के अलावा फिर आपके पास आती है GS, जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज। इसके अलावा जनरल साइंस एंड ऑल्सो आपका इसमें एक छोटा सा पोर्शन आता है, वो है आपके पास रीजनिंग का। रीजनिंग के इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 तो इंग्लिश के हैं। बाकी जनरल स्टडीज़ का देखा जाए तो इसमें से करीब आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल साइंस से 5 एंड सिमिलर गोज फॉर द रीजनिंग 5 क्वेश्चन यहाँ से, जो कि टोटल 75 क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ मैं आपका जिस सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी हूँ वो है जनरल स्टडीज़, और हमारा फोकस होगा इस पर बात करना कि ये जनरल स्टडीज़ क्या है और हमें किस तरीके से अपने एग्ज़ाम SPI के लिए इसे कवर करना है। तो अगर हम आगे चलें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास है जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको कवर करना होता है सिविक्स, जिसको हम अब पॉलिटी कहेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, इसके अलावा क्योंकि SPI सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ये मेनली आपको ट्रेन करता है फॉर द डिफेंस सर्विसेज, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो कि जनरल नॉलेज के फॉर्म में हम देखेंगे रिलेटेड टू डिफेंस, तो इसके बारे में हमने बात करनी है। और ये हमारा कवरेज एरिया होगा मेनली टू कवर द जनरल स्टडीज फॉर द SPI एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन और है, एंड दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है इस SPI के एग्जाम्स के लिए। अब थोड़ा और बात की जाए तो आप में से बहुत कहेंगे कि 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, तो ये जो वेटेज है GS का ये तो बहुत कम है, तो इसको पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि 15 क्वेश्चन क्या ये मायने रखते हैं? मायने रखते हैं वैसे, बट रिटन से ज़्यादा जो जनरल स्टडीज़ है इसका इंपॉर्टेंस आपके लिए बन जाता है। जो फेज़ 2 है, फेज़ 1 मैंने आपको बताया, फेज़ 1 है आपका रिटन, और जो फेज़ 2 है वो है आपका इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू वाला फेज़ है इसमें GS जनरल स्टडीज़ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रिटन में नहीं बल्कि GS की इंपॉर्टेंस आपके इंटरव्यू में भी है, क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू जियोग्राफी, रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू पॉलिटी, और ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कहाँ? इंटरव्यू में। तो इसीलिए GS सिर्फ और सिर्फ रिटन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए हम इंटरव्यू पे भी साथ ही साथ फोकस करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं हमारे GS के पोर्शन को, और हम स्टार्ट करेंगे GS को फ्रॉम आवर सब्जेक्ट कॉल्ड एज। तो आपको अभी समझना है, ये जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो अभी सारा फोकस आपको यहाँ रखना है। तो फिलहाल अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें तो जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स, क्या ये दोनों की दोनों चीजें सेम है या नहीं है? और इसका आंसर है सिंपल सा कि ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, दोनों में एक डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी का मतलब है कि आप इस देश में, इंडिया में, और इंडिया एक वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, और इस कंट्री में जो सिस्टम है, सिस्टम से मेरा मतलब जैसे इस देश में पावरफुल व्यक्ति कौन है? प्रेसिडेंट। इस देश में पावरफुल व्यक्ति कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इस देश में पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है? पावरफुल है। तो इन सभी बॉडीज को या इन सभी पर्संस को इंडिया में कैसे इतनी पावर मिल जाती है? कैसे इतनी पावर मिल जाती है? जब हम उसकी स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी। तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं पॉलिटी। अगर आसान से शब्दों में कहूं तो पॉलिटी का मतलब हुआ द स्टडी of how a country functions। कोई कंट्री असल में किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं पॉलिटी। और ये पॉलिटिक्स क्या है जो यहां पे हमने बात की? पॉलिटिक्स। हमें पता है कि जो PM है एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और PM की पोस्ट पे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। तो अब ये लोग इस PM के पोस्ट पे आने के लिए जो प्रैक्टिकल बिहेवियर शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। तो असल में बताऊं तो पॉलिटिक्स इज मोर अ प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकल थिंग, और ये किसी भी तरीके से डिफाइन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। तो हम क्लियरली नहीं बता सकते कि पॉलिटिक्स क्या होता है, बट हमें यह पता है कि पॉलिटिक्स ये प्रैक्टिकल है नेचर में, और पावर में आने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो करते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स। बट पॉलिटी इज डिफरेंट थिंग। पॉलिटी है स्टडी करना कि ये जो कंट्री है इंडिया, ये कैसे फंक्शन करता है, हाउ इट फंक्शंस। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलिटी।
तो फिलहाल आगे चलें। तो अब हमें पढ़नी है पॉलिटी, लेकिन कैसे? हम पॉलिटी कैसे स्टडी करें? तो आमतौर पे जब भी हमें पॉलिटी स्टडी करनी है, यानी कि हमें इस देश का जो सिस्टम है उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका है कि आप एक बुक को स्टडी कर लें, बुक को स्टडी कर लें। और इस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के अगर आपको SPI एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो सिंपली आपको स्टडी करनी है किस बुक को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को स्टडी करनी है। और हम अब सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे पॉलिटी के, उसमें हम सिर्फ एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिलहाल हम ये तो कह चुके हैं कि हमें एक बुक स्टडी करनी है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? ठीक है, हम क्या समझे कॉन्स्टिट्यूशन से? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश में, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो उस देश के प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। उस देश के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत, सिद्धांत। यानी कि ये देश किन प्रिंसिपल्स पे चलेगा, किन प्रिंसिपल्स पे वो रन करेगा, वो प्रिंसिपल्स एक बुक में लिखे होंगे, एक डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे, और उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया के पास भी एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फिलहाल शुरुआत से चलते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब हम शुरुआत से कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो बुक है ये लिखी कैसे गई, हाउ इट वॉज रिटन, ये लिखी कैसे गई, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखिए, अब अगर मेरे पास कोई एक नॉर्मल बुक होगी, नॉर्मल बुक, तो अगर मेरे पास कोई नॉर्मल बुक होगी तो उसमें कितने राइटर होंगे? एक राइटर। यानी कि एक नॉर्मल बुक के केस में हमें एक राइटर चाहिए। लेकिन अगर हमें एक बुक चाहिए लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हो, तो क्या वहां हमें सिर्फ एक राइटर चाहिए या बहुत सारे राइटर चाहिए? सिंपल सी बात है, हमें बहुत सारे राइटर चाहिए। यानी कि एक ग्रुप चाहिए राइटर्स का जो क्या करें? उस बुक को लिखे, राइट करें। और ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको कहा जाता है असेंबली। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली करते हो, वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं साथ में, तो उसको हम कहते हैं मॉर्निंग असेंबली। तो उसी तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं असेंबली। और इस असेंबली यानी कि इन लोगों का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, इस बुक को लिखना। तो इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं कि हमें एक ग्रुप बनाना है जिसका काम हो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, और उस ग्रुपिंग का हम नाम देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात समझे? यानी कि बुक लिखने से पहले हमें एक ग्रुप बनाना है जो उस बुक को लिखे, और उस ग्रुप का नाम हमने क्या रखा? उस ग्रुप का नाम हमने रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फिलहाल आगे चलें। तो अब हमने पहली बात करनी है किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले यह जानना है कि वो बना कैसे। हमें क्यों जानना है? क्योंकि SPI हमसे क्वेश्चन पूछेगी, इसीलिए। तो फिलहाल जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो एक व्यक्ति थे आज़ादी से पहले 1934 में, और इन व्यक्ति का नाम था M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय।
और एम एन रॉय ने पहली बार ऑफिशियल तरीके से, फॉर फर्स्ट टाइम ऑफिशियली demanded for a constituent assembly। यानी कि पहली बार इंडिया में किसी व्यक्ति ने ऑफिशियली डिमांड की हो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो कौन थे? मानवेंद्र रॉय थे। अब कुछ के मन में क्वेश्चन होगा, ऑफिशियली से क्या समझे? ऑफिशियली मतलब इन रिटन, लेकिन किसको? टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन्होंने इन रिटर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ऑफिशियल तरीके से। और इसके बाद अगले ही साल 1935 में जो उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये भी डिमांड करती है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके लिए डिमांड करती कौन? INC की बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उस समय की बिफोर इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। तो कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रही है, अगर ये चीज़ हमें पता हो तो हम इस बात की ग्रेविटी को समझ सकते हैं कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो फिलहाल ये चीज़ें थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो हमने डिमांड की किससे? ब्रिटिशर्स से, कि हमें दो। अब एक क्वेश्चन कि क्या ब्रिटिशर्स हमें ये देंगे? और जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स हमें ना बोलेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें ये नहीं दी, और जब हमें ब्रिटिशर्स ने ये नहीं दी तो उसके बाद कुछ और हुआ, और वो था वर्ल्ड वॉर 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 क्या होता है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, अभी तक वर्ल्ड के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सिर्फ 2 ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जिसमें से वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन है आपके पास 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये आपके पास हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, क्योंकि वो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा। बट मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो चुका था कौन? ब्रिटेन। और जैसे ही ब्रिटेन, जो कि जिसने हमें क्या बना रखा था? गुलाम, यानी कि क्या कहें उसे, गुलाम बना रखा था, जो भी है। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बना रखा था, तो उस दौरान ब्रिटिशर्स जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में आई, एंटर हुए, तो इनको जरूरत पड़ी किसकी? इंडियन सोल्जर्स की। इंडियन सोल्जर्स की क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो चुके हैं और अब इनको हेल्प चाहिए किसकी? इंडियन सोल्जर्स की हेल्प चाहिए। तो हुआ क्या? इससे पहले 1934-35 में ब्रिटेन मना कर चुका है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं देंगे इंडिया को, और इंडियंस अब गुस्सा हैं ब्रिटेन से कि तुमने हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं दी। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हुआ 1939 में, तो अब ब्रिटेन को आवश्यकता पड़ी कि उसे इंडिया का सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंडिया का सपोर्ट। और इंडिया के सपोर्ट को पाने के लिए अब इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटेन इंडियंस को क्या करे? मनाए, उनको खुश करे, ताकि इंडियंस जो अपने सोल्जर्स हैं उनको वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भेजना शुरू कर दें, ताकि ब्रिटेन की मदद हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने अब 1940 में एक ऑफर भेजा जिसको हम कहते हैं अगस्त ऑफर। और इस अगस्त ऑफर के तहत ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देंगे। हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ इसी ऑफर में इन्होंने और भी कुछ बातें कही थी।
कुछ बातें कुछ बातें कुछ बातें। ये बातें कैसी हैं? ये बातें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम हिस्ट्री में देखेंगे से कि ये क्या क्या। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बाकी की चीजें थी, इससे हम इंडियंस एग्री नहीं हुए, एग्री नहीं हुए। और क्योंकि हम बाकी बातों से एग्री नहीं थे, तो कुल मिला के ये जो अगस्त ऑफर था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये क्या हो गया? फेल हो गया। फिर इसके बाद वापस 2 साल बाद 1942 में ब्रिटिशर्स ने एक बार और कोशिश की कि इंडिया को हम खुश करें ताकि उनका जो सपोर्ट है सोल्जर्स का वो हमें मिल पाए। और इसीलिए 1942 में ये एक और मिशन लेकर आए इंडिया में, जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। और जो क्रिप्स मिशन था, इसके जो हेड थे उनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। और वापस इन्होंने सेम बातें की, क्या कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, लेकिन साथ में इन्होंने और भी बातें ऐड की जो हम हिस्ट्री में देखेंगे, जिससे हम एग्री नहीं कर रहे थे। तो हम क्योंकि इन बातों से एग्री नहीं करते थे, तो हमने कहा कि नहीं, हमें आपका क्रिप्स मिशन नहीं चाहिए। तो क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? फेल हो गया। एंड इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ खत्म, वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के साथ ब्रिटेन जो था, जो एक टाइम पे पावरफुल कंट्री हुआ करता था, वन ऑफ द सुपर पावर्स, ये इकोनॉमिकली वीक हो गया। क्यों? क्योंकि सारा पैसा कहां खर्च कर दिया? वॉर में। और क्योंकि अब ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, तो अब ब्रिटेन को आवश्यकता थी कि वो अपना कुछ बर्डन कम करे। क्या करे? कम। तो कैसे कम करे? तो ब्रिटेन, जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को एक अपनी कॉलोनी बना रखी थी, यानी कि गुलाम बना रखा था, ऐसी ब्रिटेन ने बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनी बना रखी थी। लेकिन इन सभी कॉलोनीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी इंडिया, किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। वो कौन सी थी? इंडिया। लेकिन इंडिया अपने साइज में बड़ा भी था, प्लस इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट वायलेंस की ओर लेके जा रहे थे। और क्योंकि वायलेंस हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हम इंडिया को एक लंबे समय तक नहीं संभाल सकेंगे। और इसीलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम इंडिया से जो अपना कॉलोनियल एम्पायर है उसको क्या करते हैं? एंड करते हैं, उसको खत्म करते हैं। और अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? उनके दिमाग में आ चुका है कि वो इंडिया को क्या कर देंगे? लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब भी कोई छोड़ के जाता है आपके देश को, तो वो एक कोशिश करता है, क्या? कि हम इस देश को छोड़ने से पहले इसके लिए कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि बाद में अगर इस देश के साथ कुछ गलत हो तो ये हमारे ऊपर आरोप ना लगा पाए। ठीक है, हमारे ऊपर आरोप ना लगा पाए। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इनको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के पहले देंगे, और फिर इनको ठीक से ऑर्गेनाइज करके हम क्या कर देंगे? यहां से चले जाएंगे। तो इसीलिए अब ब्रिटिशर्स एक मिशन भेजते हैं इंडिया में, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसमें हमारे पास 3 लोग थे। एक तो वही क्रिप्स साहब जो पहले आए थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था A.V. अलेक्जेंडर। और जो तीसरे व्यक्ति थे, इनका नाम था पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन प्लान का पार्ट थे। और इस प्लान के जो हेड थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कि मई 1946 में इंडिया में आया, उसमें 3 लोग थे, और इन्होंने वापस सेम बात की, क्या? कि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे।
प्लस बाकी और चीज़ें भी कही, और इस बार इंडिया इन चीज़ों से एग्री करता था, यानी कि हमारे लिए फेवरेबल थी। तो हमने कहा ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान से हम क्या करते हैं, एग्री करते हैं। और इस तरीके से अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इट विल बी बिल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या लिखेंगे, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान लिखेंगे। तो अब हमारे दिमाग में जनरली कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि ये जो असेंबली है, इसमें कितने लोग होंगे, पीपल कितने लोग होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो अभी बता देता हूं ऐसे कि इस असेंबली में हमने डिसाइड किया था किसके तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कि इस ग्रुप में, इस असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स होंगे। कितने, 389 मेंबर्स। तो अभी हम अपनी कहानी यहां पे रोकेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन रही है, उसमें कितने मेंबर्स होने हैं, 389 मेंबर्स होने। और अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखेंगे, क्या क्या होगी अभी फ्यूचर डेवलपमेंट्स, उसको हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप वाया कमेंट सेक्शंस आप पूछ सकते हैं। टिल देन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।